नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली एक वास्तविक संख्याएं। दोस्तों इसमें दो प्रश्नावली 1.1 व प्रश्नावली 1.2। ठीक है, ये प्रश्नावली हमारी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की प्रश्नावली है। आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इन संख्याएं दी हुई है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें प्रश्न 1 में 5 क्वेश्चन है, इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे मैं एक संख्या ले लेता हूँ 6। तो 6 को अभाज्य संख्या के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं मतलब जिसके और टुकड़े ना किए जाएं, वही संख्या होती है अभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? 2, 3, 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19। ठीक है, इस प्रकार की जो संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है इस 6 को। ठीक है, तो 2 × 3, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3। ऐसे ही मैं बोलूँ 8 के अभाज्य गुणनखंड, तो 8 को लिखेंगे 2 × 4। 4 एक सहअभाज्य संख्या है, तो 4 को लिखेंगे 2 × 2। तो ये 2, 2, 2। ठीक है, 2 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इसी प्रकार हम इन सभी संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 140। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है 140। ठीक है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हल करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 140। ठीक है, तो हम अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग देंगे। ठीक है, 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 11। ठीक है, अगर उनका भाग नहीं जाएगा तो हम आगे भाग देंगे। ठीक है, तो इसमें ये एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई अंक 0 आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा तो ये जस्ट 2 का भाग देने का मतलब है उस संख्या को आधा करना। तो 140 का आधा कितना होता है? 70। ठीक है, या फिर ऐसे दे लो 2, 7, 14 और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0, तो 70। ठीक है, फिर 2 का वापस इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। ठीक है, तो इसमें देंगे 2 का भाग, तो 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 10, और ये 10 में देंगे तो 5, 35। अब 35 में हम 5 का भाग देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भाजकता के नियम, दोस्तों मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है, भाजकता के नियम हमें कम से कम 11 तक तो आनी चाहिए। ठीक है, उससे पता चल जाए 5 का भाग, अगर इकाई का अंक 0 या 5 होता है उसमें उस संख्या में 5 का भाग जाता है। ठीक है, तो 5, 7, 35। ठीक है, 7 बार, और 7 एक अभाज्य संख्या है, तो 7 में 7 का ही भाग जाएगा। ठीक है, इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड, 140 के अभाज्य गुणनखंड, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 2 × 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, 2 × 2 गुणा 5 गुणा 7। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमने किया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है 156। तो 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 156 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो 156 एक सम संख्या है। ठीक है, जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, 2 का भाग जाएगा तो इसमें 2, 7, 14, 7 बार, 1 बचा 16 हो गई, 2, 8, 16। ठीक है, 2, 8, 16। फिर ये एक सम संख्या, तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 2, 3, 6, 1 बचा, और ये हो गया 18। 18 में 2 का भाग देंगे तो 2 नाम 18। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये 39 हो गया। इसमें हम जानते हैं कि 3 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 3 का भाग, क्योंकि 3 के भाग का डिविजिबिलिटी रूल जो भाजकता के नियम है, उसमें अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग आ रहा है 9 और 3 कितने होते हैं? 9 और 3 12। 12 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 13 बार। ठीक है, और 13 खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो 13 में 1 बार। ठीक, तो 156 के, इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे? 156 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे। ठीक है, और 3 × 13, 3 × 13। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 3825। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 3825। तो 3825 के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, 3825 लिखेंगे यहाँ पर, 3825।
दोस्तों इसमें सबसे पहले 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आता है हमें भाजकता के नियम से। इसमें इकाई अंक अगर 0 सम संख्या होती है तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो संख्या दी हुई है उसके अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो 5 और 2 7, 7 और 8 15, ठीक है, 7 है 7 14 और 1 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो 2 बचे 22 हो गए, 3 7 21, 22 में से 21 गए तो 1 बचा 15, 3 5 15, ठीक है। अब इसमें 5 7 और 5 12, 12 13 14 15, इसमें वापस 3 का भाग जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 15 हो रहा है। अंकों का योग यदि 15 हो रहा है तो इसमें वापस से 3 का भाग जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गए, 3 5 15, ठीक है। अब देखो अंकों का योग हो रहा है 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 11 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसलिए इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हमें पता है कि इसमें 5 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 5 व 0 होता है, उस संख्या में 5 का भाग जाता है। तो 5 का भाग देंगे तो 5 8 40, 2 40 और 2 बचे, 2 और 5 25, ठीक है। तो 50 25, ठीक है। 5 और 3 8, तो इसमें ठीक है, क्योंकि इसमें 5 का नहीं जा रहा तो इसमें तो ऑफिशियली इसमें भी 5 का भाग 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 3 का नहीं जा रहा था तो इसमें भी 3 का नहीं जाएगा। तो इसमें वापस 5 का देंगे, 5 एकम 5 एक बार, 3 बचे 35 हो गए, ठीक है, 5 7 35 और 17, 17 खुद एक अभाज्य संख्या, ठीक है, 17 का एक बार, ठीक है। तो 3825, इसलिए 3825 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आएंगे, 3 × 3, मतलब 3 2 बार है तो 3 की घात 2 × 5, 5 भी 2 बार है, 5 की घात 2 × 17, ठीक है। तो ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं हमें, 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसको भाजकता के नियम से सबसे पहले इसमें 5 का ही भाग दे लेते हैं, ठीक है। 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है, 1001, ठीक है। अब इसमें दोस्तों हम 5 या तो 5 का भाग तो नहीं जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि 5 के भाग के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 और 5। इसके बाद में 6 का 7 का ऐसे करके मैं इसमें डायरेक्टली 11 का भाग दे लेता हूँ, 11 का, ठीक है। 11 नाम 99, 9 बार गया, 100 में से 99 गए, 1 बचे, 1 रे 11 हो गए, 11 एकम 11, ठीक है। अब इसमें 91 आ रहा है, ठीक है, 91 आ रहा है तो इसमें 7 का भाग जल जाएगा, 13 7 91, और 13 एक अभाज्य संख्या, 13 एकम 13, ठीक है। हम पहले 7 का भाग भी दे सकते थे, इसमें 7 का भाग भी दे सकते थे। 7 का भाग देंगे तो यहाँ पर ठीक है कुछ आएगा, जैसे मैं ऐसे करता हूँ, इधर इस पहले 7 का भाग दे लेता हूँ, ये हो गया 5005, ठीक है, 5 1001, यहाँ पे मैं 7 का भाग दे लेता हूँ, ठीक, 7 एकम 7, एक बार गया, ठीक है, 3 बचा, 30 हो गए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 30 में से 28 गए 2, 21, ठीक है, 21 हो गए, तो 7 तिया 21, ठीक है। अब 143 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम 11 का भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो 11 एकम 11, एक बार गया, 3 बचे 33 हो गए, ठीक है, 33 हो गए, तो 11 तिया 33, ठीक है, 13 का। तो हम पहले 7 का भी दे सकते थे, ठीक है। तो इस प्रकार तो 5000, इसलिए 5005 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429, क्वेश्चन नंबर 5 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों ये हमें चेक करेंगे भाजकता के नियम से कि किस किस का भाग जा रहा है। तो 2 का तो जा नहीं रहा, 3 का चेक करने के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो 9 और 2 11,
11 और 4 15, 15 और 7 22, 22 में कभी भी 3 का भाग नहीं जाता। 4 का भाग में अंकों के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए, तो 29 में 4 का भाग नहीं जा रहा, ठीक है। 5 के भाग में इकाई का अंक 0 और 5 आना चाहिए, इसमें 0 और 5 भी नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा। 6 का 2 व 3 का भाग सम्मिलित रूप से जाएगा, तो 6 का, लेकिन 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 6 का तो भाग हम इसमें देंगे नहीं, क्योंकि हमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में निकालना है। तो 7 का रूल होता है कि जो इकाई अंक है उसको डबल करके शेष संख्या में से घटाते हैं, ठीक है। तो 7 का एक बार चेक कर लेते हैं। तो 7 का चेक करने के लिए ये होता है कि इकाई अंक का दुगना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। तो 9 का दुगना 18 और शेष संख्या है हमारी 782, इसमें से घटाते हैं, ठीक है। तो 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है। 3 बचा, 3 में से 2 और 7, ठीक है। फिर वापस इसी रूल को वापस लगा देते हैं, क्योंकि ये बड़ी संख्या आ रही, इसमें भी पता नहीं है, तो 4 का डबल करके इस शेष संख्या में से घटा देंगे, ठीक है। 4 का डबल शेष संख्या में से घटाएंगे तो 72 में से घटा देंगे, 4 का डबल 8, ठीक है। तो 12 में से 8 गए तो 4, ठीक है, 4 और ये 64। तो 7 के पहाड़े में कभी 64 नहीं आता, तो इससे 7 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 7 के पहाड़े में 64, इस जो लास्ट में जो आ रहा है वो 7 के पहाड़े में आना चाहिए, जो 7 के पहाड़े में नहीं आ रहा तो इसमें, ठीक है, 7 का भी भाग नहीं जाएगा। 8 के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग भी नहीं जा रहा। फिर, ठीक है, 9 का अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो अंकों का योग 22 आ रहा था, तो 9 से भी विभाजित नहीं होगा, ठीक है। जैसे 3 का नियम था वैसे ही 9 का नियम है, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा। 11 का जो रूल है, 11 का रूल ये होता है कि विषम स्थानों पे अंकों का योग और सम स्थानों पे अंकों का योग का अंतर। तो विषम स्थानों पे अंक है 9 और 4, 9 और 4 कितने होते हैं 13, 9 और 4 13 और 7 और 2 9, ठीक है। 13 में से 9 गए तो 4, तो वो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणा जाना चाहिए, तो ये ना तो 0 आ रहा है ना 11 का गुणा जा रहा है, तो इसमें 11 का भी भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार हमने डिविजिबिलिटी रूल से 11 तक की चेक कर लिए। अब हम क्या करेंगे, 13 का चेक करेंगे, 13 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो हम इसमें 13 का भाग देके देखेंगे, ठीक है। तो 13 का भाग देके देखेंगे, तो 13 के हम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, ठीक है। तो 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, ठीक है। 5 बार गया तो ये हो गया 14, 14 में से 5 गया तो 9 और 6 में से 6 तो 0 और 2 उतारेंगे, ठीक है। 2 उतारेंगे, 13 7 91 होता है, ठीक है। 7 बार और यहाँ पे 1 और 19, तो 19 में 13 का पूरा भाग नहीं जाता, तो इस प्रकार इस संख्या में भी 13 का पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर हम चेक करेंगे इसमें, ठीक है। 13 के बाद भी अभाज्य संख्या है कितनी 17, तो 17 का चेक करते हैं, ठीक है। तो 17 में 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पा 85, ठीक है। 17 चौक 68, ठीक है। 4 बार 17 चौक 68, ठीक है। 17 चौक 68 4 बार, और 14 में से 8 गए तो, ठीक है। 14 में से 8 गए तो 14 में से 8 गए तो 6 और 2 उतारेंगे, 17 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 51, ठीक है। 3 बार जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया तो 1 और 9 उतारेंगे, ठीक है। 119 में 17 का भाग जाता है 7 बार, 17 7 119, ठीक है। तो 17 का भाग इसमें पूरा जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 17 का भाग, ठीक है। तो ऐसे हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11 तक तो हमें भाजकता के नियम आते थे, लेकिन 13 के बाद में, ठीक है, 13 के बाद में हम इसमें चेक करेंगे 17 के बाद में अगर 17 का भी भाग नहीं जाता तो 19 का चेक करते, 19 का नहीं जाता तो 23 का चेक करते, ठीक है। तो 17 का चेक इसमें भाग जाने पर इसमें आ रहा है 437, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर 17 के बाद में हम क्या करते हैं, इसमें 437 में वापस से चेक करते हैं कि किसका भाग जा रहा है, किसका भाग नहीं जा रहा। तो 437 में हमें पता है कि मतलब कि 13 तक तो भाग किसी संख्या का नहीं जाता, अगर 13 तक भाग जाता तो पहले इसमें ही चले जाता, तो इसमें तो कैसे जाएगा, ठीक है। तो वापस हम इसमें 17 का चेक करते हैं, अगर 17 का नहीं जाएगा तो फिर 19 का चेक करेंगे। 17 में 34, 17 51, 17 दूना 34, ठीक है। 2 बार गया और 13 में से 4 गया तो 9 और ये 17, ठीक है। तो 17 पा 85, 17 छक्की 102, ठीक है। तो 17 का इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 97 में 17 के पहाड़े में कभी 97 नहीं आते, तो इसमें 17 का भाग नहीं जाएगा। तो इसमें हम अभी 19 का भाग देके देखते हैं, ठीक है। 17 के बाद में अभाज्य संख्या है 19, तो 19 का भाग देंगे, गुन्नी कम गुन्नी, गुन्नी दूना 38, गुन्नी 30 57, गुन्नी दूना 38, 2 बार गया, ठीक है। और 13 में से 8 गए तो 5 और 3 में से 3 गए तो 0, फिर 7 उतारेंगे तो 57, 19 30 57 होता है, तो 19 3 57, ठीक है। तो इसमें 19 का पूरा भाग जा रहा है, 437 में 19 का भाग जा रहा है कितनी बार,
437 में 19 का भाग जा रहा है 23, और 23 19 के बाद की खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 23 में 23 का भाग देंगे तो 1। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी भाग देखिए हमें 13 का, 13 के बाद में 17 का, 17 के बाद में 19 का, ये भाग देखिए हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में आ जाएगा। तो इसलिए 7429 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड 17 × 19 × 23, ठीक है, जो कि अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 17, 19 और 23, ठीक। तो इस प्रकार ये हमने इसके 5 क्वेश्चन किए। बस हमें क्या करना है, इसमें अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो हल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का जो हल 26 और 91 के हमें क्या करना है, 26 और 91 के हमें, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने और इसकी जाँच करनी है, ठीक है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, 26 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो हम लिख लेते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 × 13, ठीक है, तो 2 × 13 26 के अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 91 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो 91 13 7 91 होता है, तो 7 × 13, ठीक है, 7 × 13। हम इसको, क्योंकि ये छोटे थे तो हमने ऐसे लिख लिया, नहीं तो सारणी बना के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ दोस्तों क्या होता है, तो 26 और 91 का एचसीएफ, 26 व 91 का एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हमेशा हमें जो उभयनिष्ठ होता है उसकी जो मिनिमम घात होती है ना लेते हैं। तो इसमें 13 की घात 1 है, जब घात कुछ भी नहीं हो तो 1 लगा सकते हैं, तो 13 की घात 1 है, 13 की घात 1 है। तो इसमें जो मिनिमम घात है 13 की घात को, उभयनिष्ठ में जो मिनिमम घात है 13 की घात 1, तो मतलब इसका जो एचसीएफ आ गया वो 13 की घात 1। ऐसे ही एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 26 और 91 का एलसीएम आएगा। तो 26 और 91 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, जो उभयनिष्ठ होता है उसमें अधिकतम घात, तो अधिकतम घात भी एक ही है और मिनिमम घात भी एक ही है, ठीक है। तो अधिकतम घात, ठीक है, 13 की घात 1, और जो बच गए जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है, 2 × 7, ठीक है। 13 × 13 26, 26 × 7, ठीक है। तो 6 7 42, 6 7 42 का 2, 7 × 7 7 2 14, 14 और 4 118, मतलब 182, ठीक है। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी जांच करनी है, ठीक है, जांच। तो जांच में हमें क्या करना है, तो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, तो संख्याओं का गुणनफल क्या आ जाएगा, तो संख्याएं हमारे पास 91 × 26, ठीक है। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा 6 × 6 9 6 की 54, ठीक है, और 2 से करेंगे तो 2 × 2 9 2 18। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आएगा 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 13 का 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है, 1 और 1 हासिल की 2, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हमारे पास आया वो 2366, ठीक है। और अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा निकालेंगे, एचसीएफ × एलसीएम। तो जो हमारा एचसीएफ और एलसीएम है, तो एचसीएफ तो है 182 और एलसीएम है हमारा 13, ठीक है। इनका गुणनफल भी निकाल लेते हैं। तो 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 8 3 24, 24 का 4, 3 × 3 3 और 2 5, ठीक है। फिर इससे करेंगे 1 से गुणा करेंगे तो एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, 182। इनको जोड़ लेते हैं, 6 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2, ठीक है, 23। तो जो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ एलसीएम, इसलिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ × एलसीएम, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारी जांच भी होगी, दोनों जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 510 और 92 के, ठीक है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और उसकी जांच करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 510 और 92, ठीक है, 510 और 92। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, हल में लिख लेंगे, ठीक है।
510 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 510 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 510 को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 का भाग देंगे, ठीक है, तो 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 5 10, फिर 11 में से 10 गए तो 1, फिर 10, 2 5 10, ठीक है। फिर ये 10 और 12 3 का भाग जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि अंकों का योग क्या हो रहा है 12, 5 और 5 में 10 है और 2 12, ठीक है। तो 8 तिया 24, 8 बढ़ जाएगा, 25 में से 24 गए तो 1 बचा, 15 हो गए, 15 में, ठीक है, 15 में 5 का भाग, वो 3 का भाग 5 भर जाएगा, ठीक है। फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे, क्योंकि 3 का भाग नहीं जाएगा, अंकों का योग कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 8 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 5 का भाग देंगे, ठीक। 5 एकम 5, 3 बचे और ये हो गए 15, नहीं 3 बचे तो 35 हो गए ना, 35, तो ये 5 का भाग 35 में 7 बार, ठीक है। फिर 17 का भाग देंगे, क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड, 92 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, इधर निकाल लेते हैं हम 92 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 92 के अभाज्य गुण, क्योंकि ये इवन नंबर है, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी, ठीक है, 2 चौक 8 होता है, 8 में से 9 में से 8 गए तो 1 कितने हो गए 12, ठीक है, तो 6 बार जाएगा, 46, 92 का आधा 46 ही होता है, फिर 46 का आधा कितना होता है 23, आधा भी तो कर सकते हैं, 2 का भाग देने का मतलब ही क्या होता है, संख्या को आधा करना। 23 खुद एक अभाज्य संख्या, तो 23 में 23 का भाग जाएगा, ठीक। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, हम 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख लेंगे, ठीक है, × 23। अब इसके HCF निकाल लेते हैं, तो HCF में अभी बताया था मैंने, HCF ऑफ 510 और 92, ठीक है, इक्वल टू, तो जो उभयनिष्ठ है उसमें तो मिनिमम घात है, तो देखो 2 की घात 1 है या 2 की घात 2 है, तो मिनिमम घात कितनी है 2 की घात 1, मतलब 2, और कोई उभयनिष्ठ है कि नहीं है, और इसका LCM, ठीक है, तो LCM क्या आएगा इसका, ठीक है, तो इसका LCM आएगा 510 और 92 का, ठीक है, तो इसका LCM आएगा, जो उभयनिष्ठ है उसमें तो मैक्सिमम घात, तो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 की घात 2, ठीक, उभयनिष्ठ में, और जो बच गए उनको लिखना होता है 3 और 5 और 17 और 23, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको ऐसे कैसे लिखना होता है, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 2 की घात 2 का मतलब होता है 4 × 3 × 5 × 17 × 23, तो 2 दूनी 4, 12, 4 × 3 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 × 17 × 23, ठीक है। अब इधर गुणा कर लेते हैं, तो 60 × 17 कर लेते हैं, ठीक है, 60 × 17, ठीक है, तो 7 का करेंगे 7 0 और 6 7 42, ठीक है, फिर 1 से करेंगे 0 और 6, ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो 0 2 6 और 4 10, ठीक है, तो 1020। अब 1020 इन दोनों का गुणनफल 1020 आ गया। अब 23 से इसको 23 से गुणा कर लेते हैं, ठीक, 23 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 0 3 दूनी 6 0 3, ठीक है, और इसको 2 से करेंगे तो 0 2 दूनी 4, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 और 2, ठीक है, तो इसका आ जाएगा 0 6 4 3 2, 23,460, ठीक है, तो जो इसका गुणनफल आ गया 23,460, ठीक है। तो जो हमारा HCF तो आ गया है 2 और LCM आ गया 23,460, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच कर लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जांच करेंगे तो क्या करेंगे हम, इधर लिख लेते हैं जांच, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, तो इधर लिख लेंगे संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो संख्याएं हमारी क्या क्या है, तो संख्याएं हमारी 510 और 92, ठीक है, 510 × 92, इन दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो 2 का इससे गुणा करेंगे तो 0 2 एकम 2 5 10, ठीक, फिर 9 से गुणा करेंगे तो 0 9 एकम 9 और 9 पंजो 45, ठीक है, 45, तो ये हो गया 0 2 9 5 1 6 और 4 46,920। तो दोनों जो संख्याएं हैं हमारी उनका गुणनफल आ गया 46,920, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, HCF है LCM का गुणनफल, HCF × LCM, ठीक, इक्वल टू HCF हमारा आया है, ठीक है, LCM तो हमारा आया है 23,460 और हमारा HCF आया है 2, ठीक है, तो इनका जो दोनों का गुणनफल 23,460 का डबल करना है, ठीक है, तो 0 6 दूनी 12 12 का 2 हासिल की 1 4 दूनी 8 8 1 9 3 दूनी 6 और 4 46,920, ठीक है। जो हमारे दोनों संख्याओं
के बराबर आ गया। इसलिए संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम ऐसे कैसे करना है, इनकी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और फिर उनको जांच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हल में क्या करेंगे हम, 336 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड। तो 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, इधर निकाल लेते हैं 336 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 336 तो 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 13, 2 6 की 12, ठीक है, 1 बचा 16, 2 8 16, ठीक है। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, 8 बार गया, ठीक है, और 4 84। फिर वापस इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 4 8 और 2 दूनी 4। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब इसमें जाएगा, ठीक है, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 की पावर। तो 2 कितनी बार है यहाँ पे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार, 3 तो 1 बार है, इंटू 7, ठीक है। तो ये तो आ गए 336 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार हमें 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, 54 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 54 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, तो 54 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 54 के तो डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, 2 इंटू 54 किसका आधा होता है, 27, ठीक है, 27। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 9, ठीक है। और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। ऐसे नहीं तो इधर हम कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। और हमें 54 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, 54 के, ठीक है। तो 2 का भाग देंगे, सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 1 बचा 14 हो गया 27, ठीक है। फिर ये इसमें 3 का भाग जाएगा, 9 तिया 27, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9, फिर इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 2 तो 1 बार है और 3 कितनी बार है, 3 की पावर 3, ठीक है, मतलब 3 कितनी बार है, 3 बार, ठीक है। तो इसका HCF ऑफ 336 और 54, ठीक है। तो HCF में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें तो मिनिमम घात, तो इसकी मिनिमम घात क्या कितनी है, 2 की घात 2। और जो एक तो 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम जो 2 उभयनिष्ठ है उसमें मिनिमम घात 2 की घात 1, और जो 3 उभयनिष्ठ है उसमें 3 की घात 1, ठीक है। तो इसका HCF तो आ गया 6। ऐसे ही इसका LCM ऑफ 336 और 54। तो जो उभयनिष्ठ है उसमें तो मैक्सिमम घात यानी कि 2 की घात 4 और 3 की घात 3 इंटू जो बच गया उसको लिखना है, ठीक है। तो बच गया क्या, 7, जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो इसका जो गुणनफल आएगा 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 16, ठीक है, 8 मतलब 2 की घात 4 16 होता है, और 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार गुणा करना, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है, 27 इंटू 7, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं 16 इंटू 7 कर लेता हूँ, 16 इंटू 7, ठीक है, 6 7 42, 42 का 2, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 112। 112 को अब हम 27 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 27 से जैसे ही गुणा करेंगे तो 7 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, ठीक है। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 4 8 और 4 12, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ठीक है। और ये 3024। तो इन दोनों का गुणनफल, तीनों का गुणनफल क्या आ गया, 3024, ठीक है। तो इसका जो LCM आ गया 3024, ठीक। अब हमें जांच करनी है कि, तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है। तो संख्याओं का गुणनफल कर लेते हैं। तो संख्याएं हमारी क्या है, 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, ठीक है। तो इसको 4 से गुणा करते हैं, तो 6 चौक 24, 24 का 4 हासिल की 2, ठीक है, 3 चौक 12, 12 और
12 और 2 14, 14 का 4 हासिल की 1, ठीक। 3 चौक 12, 12 और 1 13, ठीक। फिर 5 छक्का 30, ठीक है, और 5 3 15, 15 और 3 18, 18 का 8, 5 3 15, 15 और 1 16, ठीक। ये हो गया 4 4 और ये हो गया 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 11, 11 का 1 और ये हो गया 7, 7 और 1 8, तो ये हो गया 18,144। अब हमें करना है उनके HCF LCM का गुणनफल, ठीक है। तो HCF इंटू LCM, ठीक है। तो LCM तो हमारा कितना है 3024, 3024 इंटू HCF हमारा 6, ठीक है। इनका गुणनफल 6 चौक 24, 24 का 4, 6 दूनी 12, 12 और 2 14, ठीक, ठीक है, और 36 18, तो 18,100। इसलिए HCF दोनों संख्याओं का गुणनफल, इसलिए संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये जांच हो गई हमारी। जो हमने HCF और LCM निकाला है 6 और 3024, वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो उनके संख्याओं का गुणनफल और उनके HCF और LCM का गुणनफल दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके हमें इसके क्या निकालने हैं, HCF LCM, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21 के, ठीक है, 21 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो 12 इसे हल के निकाल लेते हैं, हल 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 12 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हम इसको लिख सकते हैं 2 × 6, तो 6 एक कौन सी 6 अभाज्य संख्या, तो इसको अभाज्य संख्या में लिखना है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक साथ ही लिख लेता हूँ मैं, तो ये लिख दूंगा मैं 2 × 6, 6 एक 6 अभाज्य संख्या, तो 6 के गुणनखंड होंगे 2 × 3, ठीक, 2 × 3, या फिर हम इसको ये लिख सकते हैं 2 × 2 की घात 2, 2 कितनी बार है, 2 बार × 3, ठीक। ऐसे ही हमें लिखना है 15 के अभाज्य गुणनखंड, 15 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। छोटी संख्याएं होती हैं उनके हम अभाज्य गुणनखंड आसानी से आराम से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो 15 को लिखेंगे 3 × 5, ठीक है, 3 × 5 यानी 15, ठीक है, 3 × 5। ऐसे ही 21 के अभाज्य गुणनखंड, 21 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो 21 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, तो 21 को लिख सकते हैं हम 3 × 7, ठीक, 7 या 21 होता है ना, 3 × 7, तो दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तीनों संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिया, इसलिए HCF, ठीक। सबसे पहले हम HCF निकाल लेते हैं, HCF ऑफ 12, 15 और 21, ठीक है। 12, 15 और 21 का HCF क्या आएगा, तो HCF में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसमें मिनिमम घात है। देखो, तो यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 की मिनिमम घात कितनी है, क्योंकि तीनों की घात 1 1 है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 3, और LCM, ठीक है, वह LCM, तो LCM क्या आ जाएगा, LCM, ठीक है, LCM ऑफ 12, 15 और 21, तो इसका LCM क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो 3 को सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, तो क्योंकि कॉमन की मैक्सिमम घात 1 ही है और मिनिमम घात भी 1 ही है, ठीक है, तो 3 आ गया, और जो कॉमन नहीं है उसको लिखते हैं, तो 2 की घात 2 कॉमन नहीं है, और 5 कॉमन नहीं था, और 7 कॉमन नहीं था, तो इसका जो LCM आ गया, ये आ गया 3 × 4, 2 की घात 2 कितना होता है 4, 3 × 4 कितना, 12, 12 5 60, 60 × 7, तो ये हो गया 6 7 42, मतलब कि 420, ठीक। 3 × 4 12, 12 5 60, 60 × 7, तो 7 × 0 0, 6 7 42, तो 420, तो इसका HCF तो आ गया 3 और LCM आ गया 420, ठीक। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जैसे ही सेकंड करना है, तो हमें क्या करना है, 17, क्वेश्चन सेकंड लिख लेते हैं, तो ये हो गया 17, 23 और 29, ठीक है, 17, 23 और 29, तो 17 और 23, 29 के अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड, तो दोस्तों 17 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है, तो 17 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे,
17 की अभाज्य 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 17 की अभाज्य गुणनखंड तो 17 ही होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें करना है 23 का गुणनखंड, ठीक है। 23 दोस्तों 23 भी खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 का भी अभाज्य गुणनखंड 23 हो जाएगा, ठीक है। और अब हमें लिखना है किसका 29, ठीक है। 29 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो 29 के अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते हैं, ठीक है। 29 तो इसमें देंगे 3 का भाग जाएगा कि इसमें नहीं जाएगा, तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है। 29 भी तो एक अभाज्य संख्या है, हाँ 29 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो इसका अभाज्य 29, ठीक है। तो 17, 23, 29, ठीक है। तो इसका HCF निकालेंगे, HCF ऑफ 17, 23 और 29, ठीक है। HCF ऑफ 17, 23, 29 तो ये हो जाएगा 17, 23 और 29। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 17 × 1, इसको लिख सकते हैं 23 × 1 और इसको लिख सकते हैं 29 × 1, ठीक है। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 1 तो हर किसी का अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका HCF तो क्या आ गया, इनमें कॉमन क्या है, बस 1 ही कॉमन है, ठीक है। और इसका LCM निकालेंगे तो LCM ऑफ 17, 23 और 29 तो जो इनका जो गुणा होगा वही इसका HCF आ गया, ठीक है। तो 17 × 23 × 29 और 1 भी लिख दो चाहे से, तो 1 से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो 17 × 23 × 29 तो इनका गुणा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 29 × पहले 23 कर लेते हैं, ठीक है। तो 9 × 27, 27 का 7, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 और 2 7, 8, ठीक है। और ये करेंगे 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7, 8, 8, 16 और ये 667, ठीक है। अब हमें करना है इसको किससे गुणा, 17 से गुणा करना है, ठीक है। तो 7, 7 × 49, 6, 7 42, 42 और 4 46, 42 और 4 46 और 6, 7 42, 42 और 4, ठीक है, वापस से 46, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 7, 6 और 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, 6, 6, 12 और 1 13 और 6, 6, 12, 12 और 1 13 और 10 11, 11,339, ठीक है। तो इसका जो LCM है 11,339 आ रहा है, ठीक है। 11,339, 11,339, ठीक है। तो इसका हमने HCF और LCM निकाल लिया, ठीक है। जब कोई भी कॉमन ना हो तो 1 तो कॉमन होता है ना, तो इसका HCF तो 1 आएगा और इनका जो LCM आएगा वो तीनों संख्याओं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी का, ठीक है, नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 का निकालना है। 8, 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगी, 2 × 2 × 2 2 × 2 2 × 4 8 होता है, फिर 4 के करना है तो 2 × 2, ठीक है। तो ये 8 के अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। वैसे सारणी बना के भी निकाल सकते हो, ऐसे ही मैं 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगी, 3 × 3, तो इसको तो लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 यानी कि 2 की घात 3 और इसको लिख सकता हूँ 3 की घात 2 क्योंकि 3 2 बार है और 2 3 बार था, ठीक है। ऐसे ही मुझे 25 को लिखना है, ठीक है। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड होगी 5 × 5, ठीक है, 5 × 5, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2, ठीक है। तो HCF ऑफ और LCM ऑफ इनके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो HCF 8, 9 और 25 का, तो HCF में क्या करता है, जो कॉमन होता है, ठीक है। तो इसमें देखो 2 की घात 3, इसमें 2 भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है और 5 भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF तो क्या आ जाएगा 1 और इसका LCM क्या आ जाएगा, तो LCM आ जाएगा, ठीक है। LCM ऑफ 8, 9 और 25, इसका LCM आ जाएगा 2 की घात 3 मतलब कि 8 और 3 की घात 9, इन संख्याओं का गुणनफल ही इनका क्या आ जाएगा, ठीक है, HCF, ठीक है। क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन नहीं था, तो कॉमन नहीं था तो ठीक है। तो ये हो गया 9, 8, 72, 72 × 25, ठीक है। तो इसको गुणा कर लेते हैं, 5 × 5 = 10, 7 × 5 = 35, 35 और 1 36 और 2 से करेंगे तो 4, 7 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 0, 6 और 4 10, ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 1 8 और ये 9, तो 9,800, ठीक है। तो इसका LCM क्या आ गया, 9,800, ठीक, 9,800, ठीक है।
तो इस प्रकार इसका HCF तो 1 आ गया और LCM ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, HCF ऑफ 306 और 657 9 दिया हुआ है। मतलब HCF ये दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। मतलब संख्याएं दी हुई है और HCF दिया हुआ है और हमें क्या करना है, ठीक है। तो हल, तो प्रश्नानुसार संख्याएं हमारी क्या है संख्याएं। तो संख्याएं क्या है, संख्याएं हमें दी हुई है। एक तो 306 और दूसरी क्या है वह 306 व 657, 2 संख्याएं दी हुई है, ठीक है। हम जानते हैं संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल, HCF और LCM का संबंध है संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, ठीक है, HCF ऑफ संख्याएं, ठीक है। तो संख्याएं कौन सी हुई दी हुई है हमारे 306 और 657 इंटू LCM ऑफ, ठीक है। ये फिर हम डायरेक्ट लिखते हैं HCF और LCM, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं HCF इंटू LCM, ठीक है। उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के HCF और उनके LCM के गुणनफल के बराबर उन संख्याओं का गुणनफल होता है। तो संख्याएं हमारी कौन सी हैं, 306 इंटू 657 और हमारा HCF हमें दिया हुआ है 9, ठीक है। तो HCF उस संख्या का 9 दिया हुआ है इंटू LCM निकालना है। उन संख्याओं का LCM निकालना है किस का, 306 और 657, ठीक है। ये ब्रैकेट में ये लिखने का मतलब होता है कि हमें LCM निकालना है 306 और 657 का, बस इतना सा है, ठीक है। और LCM 300 और HCF 306 और 657 का हमें 9 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो अब हमें जो निकालना है उसको तो एक तरफ रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 306 इंटू 657, ठीक है। या फिर हम उसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू LCM और 306 इंटू 657, मतलब इंटू नहीं है 657, HCF 306 और 657 इक्वल टू 306 इंटू 657, ठीक है। अब हमें निकालना है तो 9 को हम क्या कर देंगे, गुणा में तो डिवाइड में वहाँ पे भाग में भेज देंगे, ठीक है। तो LCM ऑफ 306 और 657, ठीक है, इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन इनका जो HCF कितना आया था 9, जो यहाँ पे गुणा में था वो भाग में चला जाएगा, ठीक। तो ये LCM आ जाएगा, 9 से इसको काट लेंगे, ठीक। तो देखो 9 से काटने के लिए अंकों का योग भी 9 से, भाजकता के नियम में हमने पढ़ा था कि अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो देखो 6 और 3 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या पूरी 9 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 27 3 बार, ठीक है, 3 बचा 36, 9 चौक 36 34, ठीक है। तो 657 इंटू 34 कर लेते हैं, ठीक। तो 4 से करेंगे गुणा इसको, तो 7 चौक 28 हासिल की 2, 5 चौक 20 20 और 2 22 22 हासिल की 2, फिर 6 चौक 24 6 चौक 24 24 और 2 26, ठीक, इंटू 7 × 21 5 × 15 15 और 2 16 17, ठीक है, और 6 × 18 18 और 1 19, ठीक है। तो इसका जो 8 3 और 2 और 1 3 और 6 6 12 और 1 13 और 10 12, ठीक, और 2, तो ये आ जाएगा। इसका जो LCM आ जाएगा, संख्याओं का जो LCM आ जाएगा 22,338, ठीक है, 22,338, यही हमें निकालना था, ठीक है, 22,338। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें जो HCF और LCM का जो संबंध था वो हमें ज्ञात था कि संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF और LCM। हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के वो भी कर सकते थे, लेकिन ये पूछ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। इसने ये थोड़ी बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से नहीं बोला, इसलिए हमने कौन सा संबंध लगा दिया, दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें दोनों संख्याएं दी हुई थी, ठीक है, HCF ऑफ प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF हमें 9 दिया था, तो हमारे पास संख्याएं इसमें लिखी हुई है 306 और 657। तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे और HCF और LCM यानी कि उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। और LCM हमें ज्ञात करना था, LCM को हमने
9 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 22,338, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कोई प्राकृत संख्या है, n क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो n का मान क्या है? प्राकृत संख्या है, ठीक है। और ये हमें पूछ रहा है कि 6 की घात n क्या 0 पर समाप्त होती है, उसका इकाई का अंक 0 आएगा, ठीक है। तो हम रख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। 6 की घात 1 रखा तो 6 आया, ठीक है। 6 की घात 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 36, ठीक है। ऐसे ही 6 की घात 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है। तो 36 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। 216, 6 36, ठीक है। 6 इंटू 3 18 और 3 21, ठीक है। 216। ऐसे ज्ञात करना है कि क्या कभी 0 आ सकता है, तो कभी 0 आ सकता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, इसके 6 को क्या कर लिख देंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे 2 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 3 और ऊपर लिख लेंगे n, ठीक है। तो 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 जब भी कोई 0 आता है तो 0 कब बनता है? 0 कब बनता है? या तो 2 इंटू 5 हो तभी 0 बनता है। तो एक पेयर क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5 होना चाहिए। तो हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, ठीक है। तो 5 नहीं है तो कभी 0 बन सकता है क्या? क्योंकि 0 कोई सी भी संख्या होगी, अगर जैसे 100 है तो 100, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 50, फिर इसको क्या लिख देंगे? 2 इंटू 5 इंटू 10, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 तो आ ही रहा है, और 10 में क्या आ रहा है? 2 और 5, ठीक है। तो जब भी 0 आता है तो 2 इंटू 5 का एक मल्टीपल तो आएगा, ठीक है, एक गुणज तो आएगा। तो इसमें 2 इंटू 5 के रूप में नहीं लिख सकते इस संख्या को, 6 को, तो इसीलिए हम क्या कभी भी इसमें 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे? हम विपरीत मानेंगे। माना 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है, ठीक है। अगर 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होती है तो जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो स्मॉल n है वो प्राकृत संख्या में बिलोंग टू का मतलब होता है कि जो स्मॉल n है वो किस में से है? प्राकृत संख्याओं में से है, ठीक है। 1 2 3 4, n के मान क्या है? 1 2 3 4, ठीक है। अतः 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी। 6 की घात भाई 0 पे समाप्त होती है तो 5 से विभाज्य होगी, क्योंकि हमने भाजकता के नियम में पढ़ा था कि 5 के भाजकता का नियम पढ़ा था कि 5 अगर किसी संख्या कोई संख्या 5 से भाज्य है तो उसका इकाई अंक 0 या 5 होगा। तो 0 है तो 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। उसका अगर अंक समाप्त इकाई अंक 0 है, समाप्त हो रही है मतलब इकाई अंक 0 है तो 5 से विभाज्य होगी। परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 इंटू 3, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड निकाल 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 3 की पावर n लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि 6 के तो क्या होते हैं? 2 इंटू 3, तो n पावर n लगा देंगे, ठीक है। इसलिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पे समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके एक अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक 5 तो होना चाहिए था ना यहाँ, तभी तो 10 बनेगा ना। 2 इंटू 3 से कभी भी 5 0 बनाने के लिए, ठीक है, 10 आने के लिए तो 0 आने के लिए 2 इंटू 5 एक गुणनखंड होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उसका एक अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया? इसको विपरीत मान के लेके चले, लेकिन उसके जो अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का एक भी जोड़ा नहीं आ रहा, इसलिए वो 0 पे समाप्त नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? ठीक है, तो हल करते हैं इसका, ठीक है। तो हल करते हैं तो देखो ये संख्या दी हुई है हमें 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो हम इसको, ठीक है, इन दोनों में देखो एक तो ए पद है और एक ए पद है, क्योंकि पद हमेशा प्लस और माइनस से अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है हमारे पास 13 उभयनिष्ठ, ठीक है, 13, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है। अगर कोई भी संख्या में अगर गुणनखंड आ जाता है 13, ठीक है, या जैसे कि 6 किससे भाज्य है, ठीक है, 6, तो 6 भाज्य है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है। तो 3
अगर इसका एक गुणनखंड है तो वो 3 से भाज्य होगी, वो संख्या 3 से भाज्य होगी। अगर 2 एक इस संख्या का गुणनखंड है तो वो 2 से भी भाज्य होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 18, तो 18 को लिख सकता हूँ मैं 9 × 2, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 × 2, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लिए तो 18 3 से भी भाज्य होगी, 9 से भी भाज्य होगी और 2 से भी भाज्य होगी। अगर कोई संख्या का गुणनखंड दिया हुआ है तो वो गुणनखंड उस संख्या को भाजित करेगा, ठीक है। तो इस संख्या का एक गुणनखंड हमारा 13 है, तो 13 इस संख्या को भाज्य करेगा, इसलिए 13 इस संख्या का क्या होगा, ये एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 13 इसका भाज्य, 13 एक गुणनखंड, 13 इस संख्या का एक गुणनखंड है, ठीक है, गुणनखंड है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर किसी संख्या का गुणनखंड आ जाता है तो वो क्या होती है, भाज्य संख्या, ठीक है, क्योंकि इसमें 13 का भाग जाएगा पूरा पूरा, ठीक। ऐसे ही वह दूसरी संख्या दी हुई है हमारे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ठीक है। तो पहला पद हमारा दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, यहाँ तक, और सेकंड पद, क्योंकि पद हमेशा प्लस व माइनस से अलग होते हैं। तो इसमें से हमारे पास देखो गुणा में एक तो 5 इधर भी है और 5 उधर भी है, 5 को उभयनिष्ठ कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो ये बच गया 7 × 6 × 4 × 3 × 2 ठीक है, 2 × 1 + 1, क्योंकि यहाँ से 5 और इसमें से भी 5 को हमने बाहर ले लिया, तो 5 एक इस संख्या का एक गुणनखंड है, तो ये 5 से भाज्य होगी, क्योंकि 5 से इसमें हम 5 का भाग देंगे तो 5 से ये 5 कट जाएगा ना, ठीक। ऐसे इसमें हम 13 का भाग देंगे तो 13 से 13 कट जाएगा। तो अगर किसी संख्या का एक गुणनखंड विद्यमान है, तो गुणनखंड विद्यमान है तो वह संख्या उस गुणनखंड वाली संख्या से भाज्य होगी, तो वो पूरी संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक। ऐसे हमें ये प्रूफ करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है, ठीक है, ये वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है। सोनिया को इस मैदान के एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है सोनिया को, ठीक है। तो सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। हमारी छोरी क्या छोरों से कम है क्या, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। तो सोनिया को तो इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को इसी मैदान के एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लें कि दोनों इसी स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है, करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, मतलब इस स्थान पर कितने समय बाद वो मिलेंगे, क्योंकि इनका जो डिफरेंस आएगा वो किसकी वजह से आएगा, क्योंकि सोनिया तो 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में और रवि 12 मिनट लेते हैं। तो इनका हमें एक इसी स्थान पर वो कितने मिनट बाद में मिलेंगे, ठीक है, कितना, ठीक है, पुनः कितने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद, ठीक है। हमें समय पूछा है कि कितने समय बाद, और समय हमें दिया हुआ है, ठीक। तो कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान, क्योंकि अब इनका हम मिनिमम समय लेंगे, ठीक है, मिनिमम समय लेंगे तो इसका हम क्या निकालेंगे, ठीक है, HCF निकालेंगे या फिर LCM निकालेंगे, बताओ। मिनिमम के लिए क्या निकालते हैं, लीस्ट LCM, ठीक है, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो LCM निकालेंगे, अगर अधिक से अधिक निकालें, पता नहीं अधिक से अधिक तो कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो अधिक से अधिक तो वो चक्कर लगाते रहेंगे और कब मिलेंगे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अधिक से अधिक तो इनकी जितनी एनर्जी होगी उतनी चक्कर लगाएंगे, तो अधिक से अधिक नहीं निकालते, कम से कम कितने समय के बाद ये वापस मिल जाएंगे इसी स्थान पर, ठीक है, क्योंकि इनका जो टाइम का डिफरेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। तो ये कैसे, अगर हम ऐसे करना चाहिए तो 18 की टेबल बोल देंगे, 18 × 18, 18 दूना 36, 18 54, ऐसे ही 12 × 12, 8 दूना 24, 12 36, तो वो 36 मिनट बाद में मिलेंगे देखा जाए तो ये LCM ही तो हुआ ये, तो 36 मिनट बाद में मिलेंगे, ठीक है। इसको हम एक बार हल करके देखते हैं, लिख के देखते हैं, फिर समझते हैं, ठीक है। तो
इसका हल है सोनिया द्वारा वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है, और रवि द्वारा उस वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट, जो क्वेश्चन में दिए हुए थे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए दोनों समयों का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि एलसीएम हमने समझा था कि एलसीएम लेना क्यों होगा, क्योंकि सबसे कम समय में कब मिल रहे हों, ठीक है। अधिक समय तो कोई पता नहीं है, अधिक समय तो जब तक चलते रहेंगे तो अधिक समय नहीं, इसमें सबसे कम समय निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे कम समय निकालने के लिए हमें क्या लेना होता है, एलसीएम, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो 18 के एलसीएम निकालने के लिए 18 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। तो 18 के अभाज्य गुणक 2 × 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 × 3, ठीक है। तो 2 × 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख लिया, और 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड से हमने इसका क्या निकाल लिया, ठीक है, एलसीएम निकाल लिया, जो कितना आ रहा है 36। दोनों में देख लेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उसकी अधिकतम घात, तो 2 की घात 2 ले लेंगे, और 3 भी कॉमन है तो 3 की अधिकतम घात 2 ले लेंगे, ठीक है। तो 4 × 9, 9 चौक 36, तो 36। इसलिए सोनिया व रवि को प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। जो वर्ताकार पथ है तो वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया तो इसको 18 मिनट लग रहे थे, और रवि को, ठीक है, रवि को 12 मिनट लग रहे थे। तो इसका जब 2 चक्कर होंगे और तब तक रवि के 3 चक्कर हो जाएंगे, ठीक है। तो सोनिया के तो 2 चक्कर पे और रवि 3 चक्कर लगा लेकिन तब जाके मिलेंगे, ठीक है। तो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो इस प्रकार हमने इसका एलसीएम निकाल के किया, ठीक है। दोस्तों इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 84 32 34 37 36, ठीक है। आपको सारी पीडीएफें क्लास 10th की मैथ की सारी पीडीएफें मिल जाएगी, ठीक है। इस पर आप मैसेज करें, ठीक है, व्हाट्सएप पर, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। इसकी नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 हम पूरे एक वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।